नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। यूएसए का चुनाव कल होने वाला है, यानी कि 5 नवंबर को होने वाला है। कल से ही काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। कैंडिडेट्स, ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल राइट नाउ इन द वर्ल्ड न्यूज़ आर दीज टू पीपल। ये दो लोग हैं जो इस समय समाचारों में, सुर्खियों में लगातार बने रहे हैं। एक है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन्स की तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ है कमला हैरिस, जो कि फ़िलहाल वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और ये डेमोक्रेट्स की तरफ से लड़ रही हैं। तो यहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो पार्टीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा, वहाँ पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मल्टीपल पार्टीज़ आती हैं, पर सबसे ज़्यादा जो दबदबा बना है इन्हीं दो पार्टीज़ का बना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से चुनाव होते हैं और किस तरह से भारतीय चुनाव, भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम अलग है। हर चीज़ आपको जानने को मिलेगी। तो कल से ही आम चुनाव होंगे। हालांकि ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली होता है। और किस प्रकार से ये होता है और क्यों मंगलवार को ही होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुकाबला मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाला है। इन दोनों के बीच में ज़्यादा मुकाबला देखा जाएगा। और ग्रीन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिल स्टीन भी कुछ मतदाता समुदायों में प्रगति की है। मतलब एक और पार्टी है ग्रीन पार्टी जिसको कहते हैं, वहाँ के जिल स्टीन है। इसके अलावा किसी भी तीसरे पक्ष के उम्मीदवार ने कभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीता है। हमेशा हमने देखा है कि यही दो ऐसी पार्टीज़ हैं जिनके कैंडिडेट्स प्रेसिडेंट जनरली बने हुए हैं। तो अमेरिका में मंगलवार, कल मंगलवार है, मंगलवार को ही क्यों चुनाव होता है? अमेरिका में हर 4 साल में नवंबर महीने में पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव होता है। अगर नवंबर महीने का पहला दिन मंगलवार हो तो इस दिन चुनाव नहीं होता है, सोमवार के बाद वाले मंगलवार को ही होगा। महीने और दिन फिक्स करके ही के पीछे एक ऐतिहासिक वजह है। क्यों? अमेरिका के सभी राज्यों में एक ही दिन राष्ट्रपति चुनाव कराने का कानून 1845 में बना था। उस वक्त ज़्यादातर जो आबादी थी ये खेती किया करती थी और नवंबर के शुरुआती दिनों में किसान ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते थे। इस वजह से यहाँ पे इस तरह का चुनाव होता है। रविवार के दिन ज़्यादातर ईसाई आबादी चर्च जाती थी, बुधवार को कई इलाकों में बाजार का दिन होता था। इस वजह से मंगलवार को चुना गया। पोलिंग बूथ जाने के लिए कई बार लोगों को एक दिन यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए सोमवार और गुरुवार को वोटिंग नहीं करवा सकते थे। ऐसे में मंगलवार को ही वोटिंग शुरू की गई थी। तो यह ऐतिहासिक कारण है। हालांकि आज का परिदृश्य काफ़ी बदल चुका है और आज के परिदृश्य के हिसाब से बदलाव लाया जा सकता है चुनाव में, किस प्रकार से चुनाव करवाने चाहिए। पर फिर भी क्योंकि ये ट्रेडिशन रहा है इसलिए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पोलिंग बूथ जाने के लिए कई बार इस वजह से यहाँ पे लोगों को बार बार ट्रैवल करना पड़ता था, इसलिए मंगलवार का दिन चूज़ किया गया। इसमें भी अगर महीने की पहली तारीख को ही मंगलवार आ गया तो इस दिन चुनाव नहीं होते, क्योंकि 1 नवंबर को ईसाई ऑल सेंट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका में हर 4 साल के नवंबर के पहले मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव लड़ा जाता है। ये तो बता दिया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अगर हम अपने इंडियन प्रेसिडेंशियल सिस्टम और यूएसए के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो इंडिया में भी जो राष्ट्रपति होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पे यूएसए में हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट ही होता है। और अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए बॉर्न सिटीजन यानी जन्म से अमेरिकी नागरिक होना ज़रूरी है। इसके अलावा इसे समझिए कि सोनिया गांधी, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, जो वो विवाह करके भारत आई थी और यहाँ की नागरिक बन गई। संविधान के अनुसार वे भारत की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकती हैं, यानी कि नेचुरलाइज सिटीज़न भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड सिटीज़न भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंडियन सिटीज़न बाय बर्थ ही राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बने। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। यहाँ सिर्फ वही व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका में पैदा हुआ हो, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस भारतवंशी हैं, यानी कि इनकी जो मदर थी वो इंडियन ओरिजिन की थी। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। वे जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिक है, इसीलिए ये राष्ट्रपति बन सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए 3 मुख्य एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? पहला कि अमेरिका में जन्मा अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए और कम से कम
14 सालों से अमेरिका का निवासी ये होना चाहिए। अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव यहाँ पे उम्मीदवार इस प्रकार से होना चाहिए। उन्हें संघीय चुनाव आयोग में पंजीकरण भी कराना होता है। अपने अभियान के लिए $5,000 से अधिक धन जुटाने या खर्च करने के बाद संघीय उम्मीदवारों को प्रमुख अभियान समिति नियुक्त करना आवश्यक होता है, जो कि अभियान के लिए दान और व्यय के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। अमेरिका में 2 पार्टियों के बीच ही मुकाबला हमेशा क्यों देखा गया? अभी हमने देखा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच ही सारा मुकाबला है। हालांकि ग्रीन पार्टी के भी उम्मीदवार हैं हमारे सामने, पर ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जिस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, उस तरह का हमारा कोई एक प्रावधान ना हो। यहाँ पे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन लोकतांत्रिक चुनावों में पार्टियों की ज़रूरत इनको महसूस हुई। शुरुआत में 2 पार्टियां आई, पहले तो फेडरलिस्ट पार्टी थी और दूसरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी थी। फेडरलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी कुछ इस तरह की इन लोगों के सिंबल्स थी। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम फेडरलिस्ट पार्टी से रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 2 असल में अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के 2 धड़े हुए हैं असल में इसी पार्टी के। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन जो थी ये अब एक डेमोक्रेट्स हो गए हैं और एक रिपब्लिकन्स हो गए हैं, ठीक है। ये अलग अलग पार्टियां उसके बाद बनी, जिन्हें आज हम डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन और कमला हैरिस वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से जानते हैं। अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियों का ही कोई नियम ऐसा नहीं है कि 2 पार्टियां ही होंगी, लेकिन चुनावी प्रोसेस की वजह से सिर्फ 2 पार्टियां ही असरदार होती हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सबसे प्रचलित और पुरानी पार्टियां हैं। इसकी पहुंच पूरे देश में है। साथ ही साथ इनकी पॉलिसी हर कोई वाकिफ़ है, जानता है कि दोनों का नैरेटिव क्या है, दोनों की आइडियोलॉजी क्या है। एक तरह की आइडियोलॉजी रिपब्लिकन्स रखते हैं, एक तरह की आइडियोलॉजी डेमोक्रेट्स रखते हैं। तो ज़्यादातर लोग इन दोनों पार्टियों से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। इसके अलावा इसलिए इनके प्रत्याशी को ही ज़्यादातर वोट मिलते हैं, इसी वजह से कोई तीसरी पार्टी नहीं आ पाती है। अमेरिका में कोई तीसरी पार्टी उभर नहीं आ पाती, इस वजह से ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी जैसे कुछ दल हैं, बस सिर्फ नाम के दल हैं। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए इलेक्शन क्यों होता है ये भी देखना ज़रूरी है। देखो, भारत में बीजेपी या कांग्रेस का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी अंदर खाने तय करती है, लेकिन अमेरिका में कौन सी पार्टी अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट किसे बनाएगी ये भी चुनाव से तय होता है। मतलब अंदर का खुद ही जो प्रोसेस है वो खुद डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप से चलते हैं। कौन सी पार्टी किसको कैंडिडेट का फेस बनाएगी, कौन कैंडिडेट होगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही तय रहती हैं। पहले प्राइमरी इलेक्शन होता है। ये पार्टी के अंदर कई लोग उम्मीदवारी का दावा करते हैं कि कौन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनकी पार्टी से होना चाहिए। इसके अलावा वोटिंग के जरिए डेलीगेट्स चुने जाते हैं जो पसंदीदा राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर इस साल बन जाते हैं प्रेसिडेंट तो ये दोबारा बनेंगे, इससे पहले ये 2016 में प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में डेलीगेट्स के लिए सभी लोग वोट कर सकते हैं, जबकि कहीं पर वोटिंग के लिए पार्टी मेंबर होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा कॉकस होता है, फिर यह एक तरह की पार्टी मीटिंग होती है। इसमें राष्ट्रपति उम्मीदवार के जो समर्थक होते हैं उनके ग्रुप बनाए जाते हैं और उनके बीच में डिबेट्स होती है। इस दौरान लोग एक दूसरे से प्रभावित होकर ग्रुप बदल भी सकते हैं। अंत में कॉकस के आधार पर डेलीगेट्स तय किए जाते हैं। जो कैंडिडेट जितने प्राइमरी और कॉकस जीतता है उसे उतने ज़्यादा डेलीगेट्स मिलते हैं। चुने हुए डेलीगेट्स अपने अपने पार्टियों के नेशनल कन्वेंशन में शामिल होने जाते हैं और वहाँ पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार चुने जाते हैं। और इस पूरी कवायद का मकसद पॉपुलर लीडर को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाना है, यानी कि जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैंडिडेट लगेगा उसको लीडर बनाना है। इस बार रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। वही बाइडेन के पीछे हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस को चुना गया है। इसके बाद किस प्रकार से ये चलता है ये मैंने आपको बता ही दिया है, किस प्रकार से कॉकस होता है, प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। अब राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है? ये वह स्थान है जहाँ पार्टियाँ अपने अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन करती है। राष्ट्रीय सम्मेलन में 2 प्रकार के प्रतिनिधि आते हैं, या प्रतिनिधि जो प्राइमरी या कॉकस में किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का वचन देते हैं, तथा वह जो वचनबद्ध नहीं होते तथा अपनी पसंद के किसी भी उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं। राज्य प्रतिनिधि मतदान के माध्यम से अपने पसंद की पुष्टि भी करते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति को बहुमत मिलता है वह पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन जाता है।
यदि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत अगर नहीं मिलता है तो सम्मेलन के प्रतिनिधि नामांकित व्यक्ति को चुनने के लिए मतदान के अतिरिक्त दौर में भाग लेते हैं। इसके अलावा चुने गए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राष्ट्रीय अधिवेशन से अपने साथ उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की भी घोषणा करते हैं। चुनाव में मतदान की बात करें तो अमेरिका राष्ट्रपति के लिए मतदान आमतौर पर हर 4 साल में होते हैं, नवंबर के पहले मंगलवार को। प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मतपत्र पर सूचीबद्ध किया जाता है। जो छोटे दल के उम्मीदवार ये भी अलग अलग राज्यों में मतपत्र पर हो सकते हैं। अगर वे किसी याचिका पर एक निश्चित संख्या में हस्ताक्षर प्राप्त करने जैसे कि पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, पंजीकृत मतदाता आम चुनाव में भाग ले सकते हैं। भले ही उन्होंने प्राथमिक चुनाव में मतदान न किया हो, वे किसी भी उम्मीदवार को वोट भी दे सकते हैं। किसी विशिष्ट पार्टी के साथ उनका पंजीकरण मायने नहीं रखता है। अनुपस्थित मतदाताओं या डाक के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुनने वाले के लिए मतदान अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। ये नियम राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि 50 स्टेट्स हैं तो वो अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। मतदाताओं को आमतौर पर अनुपस्थित मतदान या फिर डाक के माध्यम से मतदान का अनुरोध किया जाता है। आमतौर पर चुनाव के दिन से पहले किया जाता है और कुछ राज्य निर्धारित चुनाव के दिन से पहले व्यक्तिगत रूप से मतदान करने की भी अनुमति होती है। अगर बात करें क्या अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुने जाते, तो इसका आंसर देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में जनता सीधे सांसद चुनती है। जिस पार्टी या गठबंधन के पास सांसदों का बहुमत होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। उसी तरह अमेरिका में भी राष्ट्रपति को सीधे जनता से वोट नहीं मिलता, जनता इलेक्टर्स चुनती है और इनका इलेक्टोरेट कॉलेज बनता है और फिर उसके बाद चुनाव होता है। अमेरिका के 50 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 538 इलेक्टर्स चुनकर आते हैं। सभी राज्यों से चुने गए इलेक्टर्स की संख्या अलग अलग होती है। आमतौर पर राज्य जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, सभी इलेक्टर्स उसी प्रत्याशी के हो जाते हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टर्स हैं। किसी कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स जीतेंगे तो उसे सभी 54 इलेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज अंतिम चरण होता है। राष्ट्रपति का चुनाव नागरिकों द्वारा डाले गए लोकप्रिय वोट के जरिए नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया के थ्रू होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में 538 इलेक्टर्स होते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और प्रत्येक राज्य को कांग्रेस के दोनों सदनों और सीनेट के सदस्यों के बराबर इलेक्टर्स मिलते हैं। वॉशिंगटन डीसी में 3 है। निर्वाचकों का चयन 2 चरणों में प्रक्रिया में होता है। पहले में पार्टियां चुनाव से पहले राज्यों में संभावित निर्वाचकों का चयन करती है। फिर प्रत्येक राज्य के मतदाता आम चुनाव के दौरान मतपत्र डालकर अपने निर्वाचकों का चयन करते हैं। इसके बाद ऐसा तब होता है जब संभावित निर्वाचकों के नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम के साथ मतपत्र पर दिखाई दे सकते हैं या नहीं भी। इसलिए जब कोई मतदाता आम चुनाव में अपना वोट डालता है तो वह वास्तव में राष्ट्रपति को नहीं बल्कि सीधे एक निर्वाचक को चुनता है। नेब्रास्का और मेन को छोड़कर सभी राज्यों में विजेता के सभी इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। अब अगर हम जानें कि किस प्रकार से चुने गए इलेक्टर्स राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नवंबर में चुने गए इलेक्टर्स दिसंबर महीने से पहले बुधवार के बाद आने वाले मंगलवार को अपने अपने राज्यों में मिलते हैं। यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और फिर साइन किए सर्टिफिकेट राजधानी वॉशिंगटन डीसी भेजे जाते हैं। इसके बाद जो इलेक्टर्स क्रॉस वोटिंग करते हैं उन्हें फेटलेस इलेक्टर्स कहा जाता है, यानी कि जिनके लिए वो चुना गया हो अगर उनको वो वोट नहीं दे रहे हैं तो ये क्रॉस वोटिंग कही जाती है और इन्हें फेटलेस माना जाता है। अमेरिका के 32 राज्यों में ऐसे इलेक्टर्स के खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं। दिसंबर के चौथे बुधवार यानी कि इस बार 25 दिसंबर को ये पड़ेगा, अमेरिकी सीनेट के प्रेसिडेंट इलेक्टर्स को वोट हासिल यहाँ पे करते हैं। इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट द्वारा वोटों की गिनती की जाती है और जो 2024 की गिनती 6 जनवरी को होगी और फिर 20 जनवरी से नया सत्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 20 जनवरी से ही नए राष्ट्रपति का कार्यकाल क्यों शुरू होता है। 20 जनवरी की दोपहर नए राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। उद्घाटन समारोह राजधानी वॉशिंगटन डीसी की यूएस कैपिटल बिल्डिंग में होता है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे तो यूएस कैपिटल में बहुत ज़्यादा मारधाड़ हुई थी। लोग अमेरिकन सिटीजन्स वहाँ घुस के उन्होंने पूरे सेनेट को ख़राब कर दिया था। यहाँ पे 20 जनवरी को रविवार हो तो कार्यकाल 21 जनवरी से शुरू होगा। हालांकि अमेरिका में हमेशा से ये परंपरा नहीं थी। 1789 में पहली बार जो राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हुआ था 30 अप्रैल से हुई थी, दूसरे राष्ट्रपति का 4 मार्च से हुआ था।
फिर उसके बाद 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने शपथ से पहले 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी से नए कार्यकाल की शुरुआत की थी। 2013 में बराक ओबामा ने 21 जनवरी से की थी। इसके बाद भारत की तरह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यही यहाँ पर बस यही एक डिफरेंस है। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के प्राइमरी और कॉकस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक बार जब उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अपनी मंशा की घोषणा करता है तो प्राइमरी और कॉकस बहस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कॉकस प्राइमरी से इस मायने में अलग है कि इन्हें राजनीतिक दलों द्वारा चलाया जाता है, राज्यों द्वारा नहीं। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिर्फ यही नहीं, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम आपको 3 नवंबर तक छूट दे रहे थे, अब हम इसको बढ़ाकर 6 नवंबर कर रहे हैं। जो भी आप कोर्सेज लेंगे उसमें मिलेगी आपको अप टू 90% तक की छूट। कोर्स पे एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स में ले रहे हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड क्लास भी फ्री मिलेगी। तो जल्दी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।